जितने भी दुनिया के सॉल्यूशंस हैं उनको हम लोग जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो जिसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं और एक वो जिसको नॉन आइडियल। अब क्वेश्चन होता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ वो सॉल्यूशन जिसमें जब हम लोग एक सॉल्वेंट को लेंगे और उसको जब हम लोग एक सोल्यूट के साथ मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग में हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है। अब इसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको बेटा हम लोग पी ए कहेंगे, इसके वेपर प्रेशर को हम लोग पी बी कहेंगे और यहां जो वेपर प्रेशर बनता है उसको पी एस कहेंगे। मान लेते हैं पी ए का वेपर प्रेशर जो था वो 100 था, पी बी का वेपर प्रेशर जो था वो 80 था। ये एटमॉस्फेयर में भी हम लिख सकते हैं, ये एमएमएचजी में भी हम लिखते हैं। तो पीएस का वेपर प्रेशर बेटा अगर 180 आया यानी कि इन दोनों के सम के बराबर, तब हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक और चीज होता है, जो सॉल्यूशन हमने यहां लिया था और यहां लिया था, जब हमने इनको मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन में ना कोई हीट इवॉल्व हुई ना कोई हीट एब्जॉर्ब हुई, यानी कि जो डेल्टा एच अपॉन मिक्सिंग था दैट वाज इक्वल टू जीरो। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एथर्मिक रिएक्शन। एथर्मिक का मतलब होता है जहां पर ना हीट इवॉल्व होती है ना हीट एब्जॉर्ब होती है। एक और चीज, मान लेते हैं जो सॉल्वेंट हमने लिया था वो हमने 200 ml लिया था, जो सोल्यूट हमने लिया था वो हमने 150 ml लिया था। जब हमने इनको मिक्स किया तो हमने देखा कि जो रिजल्टिंग वॉल्यूम है V दैट इज इक्वल टू 350 ml, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो है अगेन जो डेल्टा V अपॉन मिक्सिंग है दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा हम लोग एक आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन आपने याद रखना दुनिया में जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई भी सॉल्यूशन बेटा आइडियल नहीं हो सकता है। रीजनिंग क्या है, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन तब बनेगा जब हम लोग दो कंपोनेंट्स को इस तरह से मिक्स करेंगे कि जो उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो नए जब सॉल्यूशन बनेगा उनके बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने एक सॉल्वेंट लिया, इसके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग बेटा ए डैश ए फोर्स मान लेंगे। जो सोल्यूट है उसके बीच में जो फोर्स था उसको हम लोग बी डैश बी मान लेंगे। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन में जो फोर्स बनेगा वो ए डैश बी फोर्स बनेगा, यानी कि उसमें कुछ पार्टिकुलर सोल्यूट के होंगे कुछ पार्टिकुलर सॉल्वेंट के होंगे। एक आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां पर ए डैश ए फोर्स जो होगा वो बेटा बराबर होना चाहिए बी डैश बी फोर्स के, और बी डैश बी फोर्स जो है वो बराबर होना चाहिए ए डैश बी फोर्स के। सॉरी। लेकिन क्वेश्चन होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। नहीं बेटा, कभी भी जो दो डिफरेंट चीजें होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो एक आइडियल सॉल्यूशन है वो एक इमेजिनरी सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का अगर हम लोग वेपर प्रेशर ग्राफ डालेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास प्योर लिक्विड ए था, हमारे पास प्योर लिक्विड बेटा बी है। जो प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर होता है उसको पी नॉट ए से डिजिग्नेट करते हैं, जो प्योर लिक्विड बी है उसके वेपर प्रेशर को पी नॉट बी से डिजिग्नेट करते हैं। जब दोनों को मिक्स करेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली मिक्सबल है तो जो टोटल प्रेशर बनेगा उसको पी एस या पी टी भी कह सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग पी एस भी कह सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इसी तरह से एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी, यहां पर भी बेटा ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ये वाला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट है, और ये हमारा बेटा बना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से जब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग मिक्स करेंगे तो पीटी जो है वो पी ए प्लस पीबी के बराबर होना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल्स क्या है, यहां से मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास बेंजीन जो होता है उसको बेटा हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर दे सकते हैं, अल्टरनेट सिंगल। लेकिन जब हम टॉल्यूइन की बात करते हैं तो टॉल्यूइन में एक तो बेंजीन होती है, लेकिन साथ में एक CH3। क्या बेंजीन और टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं बेटा, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। क्या इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या वो सेम है? नहीं बेटा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं सेम है। नंबर थर्ड, क्या इनकी ज्योमेट्री सेम है? नहीं बेटा, इनकी ज्योमेट्री भी सेम नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो स्ट्रक्चर में डिफर कर रहे हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफर कर रहा है, उनकी ज्योमेट्री डिफर कर रही है, इसीलिए उनके वेपर प्रेशर जो होंगे वो भी बराबर नहीं होंगे। उसी तरह से अगर मैं हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे एन हेक्सेन की। एन हेक्सेन इज CH3 CH2 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 CH3। इसको हम लोग एन हेप्टेन के साथ मिक्स करेंगे तो एन हेप्टेन का मतलब हुआ ये कंपाउंड। अब बेटा हमने पढ़ा है कि जितना जितना लेंथ ऑफ द चेन बढ़ जाती है उतना उतना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सिकेल्टन या कार्बन चेन लेंथ। इसका मतलब हुआ इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो हमने ये भी पढ़ा है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफर कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी डिफर करेंगे। दो बहुत स्लाइडली डिफर करेंगे लेकिन डिफर करेंगे। इसीलिए कोई भी सॉल्यूशन इस दुनिया में 100% आइडियल नहीं होता। अब हम लोग आइडियल किसको मानते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जो नियरली आइडियल बिहेवियर शो कर लेता है उसी को बेटा हम लोग एक आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, अगर कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बेटा नाम देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्ट्स लॉ को ओवर ऑल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर बिहेव नहीं करता, यानी कि हर कंसंट्रेशन पर और हर टेम्परेचर पर रोल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इस केस में जो डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू होता है वो कभी भी बेटा जीरो के बराबर नहीं होता है। यानी कि जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि या तो रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक बन जाती है या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाती है। इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं है। और साथ ही में जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी बेटा जीरो के बराबर नहीं है। न डेल्टा एच मिक्सिंग है और इसलिए वॉल्यूम भी या तो स्लाइडली इंक्रीज हो जाएगा या तो स्लाइडली डिक्रीज होगा। अब ऐसा सॉल्यूशन कब बनेगा? ऐसा सॉल्यूशन तब बनता है जब दो कंपोनेंट्स यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिफर करेंगे। किसमें डिफर करेंगे? दे शुड डिफर इन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होने चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर साइज अलग होना चाहिए, एज वेल एज स्ट्रक्चरली भी उनका डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसे सॉल्यूशंस हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसीलिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इस सॉल्यूशन के लिए तो वहां पर हम लिखते हैं कि जो पी ए है वो नहीं बराबर है पी ए नॉट इंटू काई ए, पी बी भी बराबर नहीं है पी नॉट बी, इसलिए जो बेटा पी एस है दैट इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए पी ए प्लस पी बी। ये बना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अकॉर्डिंगली जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे उनके दो टाइप्स बन सकते हैं। कौन सा? जैसे यहां पर हम लोग कहेंगे सपोज करें पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू काई ए है, पी बी जो है वो भी ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू काई बी है। उसका मतलब जो पी एस है दैट शुड बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। एक तो ये कंडीशन आएगी और दूसरी कंडीशन आएगी जो पी ए है वो लेस देन पी नॉट ए इंटू काई ए आएगी। उसी तरह से जो पी बी है दैट विल बी लेस देन पी नॉट बी इंटू बेटा काई बी। इसका मतलब हुआ पी एस जो है वो भी लेस देन पी ए प्लस पी बी। ये एक कंडीशन होगी। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं
नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। यानी कि एक सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन, एक सॉल्यूशन बेटा नेगेटिव डिविएशन शो। पहला पार्ट वो जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है रोल्स लॉ से। ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स जो होता है वो वीकर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं लेस देन बिटवीन सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स होता है या सोल्यूट के बीच में जो फोर्स होता है। ए डैश बी फोर्स को हम लोग सॉल्वेंट डैश सोल्यूट फोर्स कहेंगे, ए डैश ए या बी डैश बी। इसकी वजह से होगा क्या, जब बेटा हम लोगों ने एक सॉल्वेंट लिया था, उसको हमने मिक्स किया था एक सोल्यूट के साथ और एक सॉल्यूशन बनाया था, तो ये सॉल्वेंट, यहां पर बेटा हमने सोल्यूट लिया और यहां पर बना सॉल्यूशन। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ए डैश ए फोर्स था, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बी डैश बी। जब सॉल्यूशन बना तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना वो ए डैश बी। क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है देन सोल्यूट डैश सोल्यूट के फोर्स और सॉल्वेंट डैश सॉल्वेंट, इसकी वजह से जब ये सॉल्यूशन बनता है तो जो ए की एस्केपिंग टेंडेंसी है यानी कि इसकी वेपर फॉर्म की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है और बी की भी वेपर फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू काई ए हो जाता है और उसी तरह से जो पीबी है वो भी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी हो जाता है। अब सॉल्वेंट का भी बढ़ा, सोल्यूट का भी बढ़ा, तो उसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो ग्रेटर देन पी ए प्लस बेटा पी बी हो जाएगा। क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जब हमने ए डैश ए को मिक्स किया, तो ए डैश ए को जब हमने मिक्स किया बी डैश बी के साथ और एक नया फोर्स बना ए डैश बी। अब नया जब भी कोई नई रिएक्शन होती तो सबसे पहले ए डैश ए को बेटा हमें ब्रेक करना पड़ा इनटू ए प्लस ए। तो इसके लिए यहां पर हमें कुछ एनर्जी लगी जिसको हम लोग डेल्टा H1 कहेंगे। बी डैश बी को भी ब्रेक करने के लिए यहां पर बी और बी में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एनर्जी लगी जिसको हम लोग डेल्टा H2 कहेंगे। और जब ये दोनों कंबाइन हुए ए प्लस बी अब कंबाइन हुआ ए बी में, तो यहां पर भी एनर्जी यूज हुई दैट इज H। अब यहां पर जो डेल्टा H का वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि किसी को भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। डेल्टा H2 का वैल्यू भी जो है वो भी बेटा पॉजिटिव है यानी कि ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और यहां पर डेल्टा H का वैल्यू जो है वो बेटा नेगेटिव आता है। तो देखा गया है इस केस में जब हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन में डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 का वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा H3 के वैल्यू से हो जाता है। यानी कि ओवरऑल जो चेंज इन एनर्जी होती है विच इंप्लाइज जो डेल्टा H मिक्सिंग होता है उसका वैल्यू बेटा पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि इन दोनों का वैल्यू ज्यादा आ जाता है। इसकी वजह से रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक बन जाती है। अब यहां पर एक और चीज, ये तो हो गया डेल्टा H पॉजिटिव हो गया। अब बेटा ए डैश ए में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो स्ट्रॉन्गर था। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है तो जो एटम्स और या आयंस है या मॉलिक्यूल जिनको कांस्टेंट पार्टिकल्स कहते हैं वो क्लोजर होते हैं। बी डैश बी में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा था, लेकिन जब ए डैश बी बना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। मान लो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना था, अगर ये वीक हो गया तो इनकी वजह से इनका साइज बढ़ गया। अगर साइज बढ़ गया तो उसका मतलब हुआ बेटा देयर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। इसलिए
जो डेल्टा वी है जब हम मिक्सिंग करेंगे वो भी बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। इस केस में अगर हम लोग मान के चलते हैं कि जो हमारा सोल्यूट है अगर वो सॉलिड है और हमने उसको डिजोल्व किया एक सॉलिड में जो कि लिक्विड है, तो उस समय देयर विल बी एन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। यानी कि अगर सोल्यूट सॉलिड है और हमें सॉलिबिलिटी को बढ़ाना है तो हमें बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये काई ए यहां पर 0 है, काई बी बेटा 1 है, क्योंकि हमने पढ़ा है काई ए प्लस काई बी का वैल्यू 1 होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर काई ए का वैल्यू 1 है, काई बी का वैल्यू 0 है, तो इसलिए सम जो होगा काई ए प्लस काई बी का वैल्यू वो बेटा 1 के बराबर यहां बन जाएगा। अब जब हम लेफ्ट इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस बेटा मोल फ्रैक्शन है और वाई एक्सिस जो हमारा वो वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर आप देखोगे जो ये सॉलिड लाइंस हैं, यहां पर सॉलिड लाइन है बेटा, यहां पर एक सॉलिड लाइन है और यहां पर एक सॉलिड लाइन है। जो ये सॉलिड लाइंस है ये रिप्रेजेंट करती हैं, जिसको हम लोग यहां लिख सकते हैं डॉटेड लाइंस जो है, जो स्ट्रेट लाइंस है वो रिप्रेजेंट करती हैं वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जब बेटा हम लोग ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सप्लेन करेंगे तो हमने अभी पढ़ा है कि जो पी ए होता है वो ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू का ए होता है। तो इसलिए जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो बेटा इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ये करो रिप्रेजेंट करेगी। उसी तरह से पी बी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी, इसलिए जब हम लोग पीबी का रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बेटा इस कर्व के अपर साइड में आएगा। अब इसका भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसका भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली बेटा जो पीएस है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए प्लस पीबी, यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस यहां पर हमें मिल रही है उन स्ट्रेट लाइन से ज्यादा। इसीलिए जब हम पीएस का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट बिकम्स ग्रेटर देन दिस। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्चुअली ऐसा होता कैसे है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लेंगे, एक अल्कोहल की और साथ में साइक्लोहेक्सेन की। अब बेटा जो अल्कोहल होता है जहां पर आर, अगर हम लोग इथेनॉल लेंगे तो आर का वैल्यू C2H1 बचेगा। इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है यहां पर बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके कंपैरिजन में साइक्लोहेक्सेन जो C6H12 होता है उसके बीच में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो यहां पर फोर्स होता है दैट इज वान डेर वाल्स फोर्स। जो वान डेर वाल्स फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में वो वीकर फोर्स होता है, और उसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है एज कंपेयर टू द वान डेर वाल्स फोर्स। अदरवाइज दोनों के दोनों फोर्सेस बेटा वीक फोर्सेस होते हैं। लेकिन जब हम लोग ये साइक्लोहेक्सेन इस वाटर के साथ ऐड करेंगे तो जो ये अल्कोहल के साथ ऐड करेंगे तो जो ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स अपने आप को बेटा एडजस्ट करेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं तो इस तरह से यहां पर HO और यहां पर अब बेटा जो पहले यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और जो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स थे जिनमें वान डेर वाल्स फोर्स था वो भी बेटा वीक होगा। इसकी वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ROH इंक्रीजेस, इसकी वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ साइक्लोहेक्सेन इंक्रीज, यानी कि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो है उनके वेपर फॉर्म बनाने की जो प्रक्रिया है वो बेटा बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो ओवरऑल सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ गया। हमने साथ में ये भी पढ़ा है जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए अगर बेटा वेपर प्रेशर बढ़ गया तो ऐसे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी मोर देन एक्सपेक्टेड एंड दिस इन टर्न लीड्स टू ए डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट।
इसकी कौन कौन सी और एग्जाम्पल्स है? इसमें हम लोग और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इथाइल अल्कोहल और एस्टोन के बीच में। इथाइल अल्कोहल में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और यहाँ पर वान डेर वाल्स बॉन्ड होता है। उसी तरह से एस्टोन और बेंजीन, इथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन, एस्टोन कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा बेटा पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे। अब पॉजिटिव डिविएशन के बाद इसका सेकंड पार्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। कौन सा सॉल्यूशन ऐसा हुआ? तो अगेन यहां पर जो ए डैश बी फोर्सेस है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्वेंट डैश जो सोल्यूट के फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, वो बेटा स्ट्रॉन्गर होंगे, ग्रेटर होंगे देन ए डैश ए फोर्स और बी डैश बी फोर्स। तो उसकी वजह से जो ए डैश ए फोर्स होगा उसको बेटा हम लोग सॉल्वेंट डैश सॉल्वेंट फोर्स का नाम दे सकते हैं और इसको हम लोग सोल्यूट डैश सोल्यूट फोर्स का नाम दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? यानी कि जब ए डैश बी बना, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा स्ट्रॉन्गर बना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर बना तो एस्केपिंग टेंडेंसी जो है, जो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए थी वो डिक्रीज हो गई क्योंकि ए बी को अब बाहर जाने नहीं देगा। उसी तरह से एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बी भी कम होगी। अब अगर दोनों का वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसकी वजह से पी ए विल बिकम लेस देन पी नॉट ए इंटू काई ए, और जो पी बी है वो भी लेस देन हो जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी। अगर दोनों कंपोनेंट्स की वेपर फॉर्म बनाने की टेंडेंसी जो है कम होगी तो इसका मतलब हुआ जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन पी ए प्लस पी बी होगा। इस सॉल्यूशन में अगेन क्या होता है, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि जो ए डैश ए में फोर्स होता है, जो बी डैश बी में फोर्स होता है, और जब ये नया फोर्स बनाएंगे तो बन जाता है ए डैश बी फोर्स। अब इस ए डैश ए फोर्स को, एक डैश ए मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए ए प्लस ए में डेल्टा एच लगेगा, इसको हम लोग H1 कहेंगे। यहां पर भी इसको ब्रेक करने के लिए बी प्लस बी में एनर्जी लगेगी, दैट विल बी डेल्टा H2। और यहां पर ए प्लस बी को ब्रेक करने के लिए कुछ और एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो दैट इज डेल्टा H3। अब आपने ध्यान रखना कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि डेल्टा H का वैल्यू बेटा यहां पर पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ए और ए के बॉन्ड को ब्रेक करें। उसी तरह से डेल्टा H का वैल्यू यहां पर भी बेटा पॉजिटिव होता है क्योंकि यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक करें। लेकिन जब सॉल्यूशन बन रहा है तो ए प्लस बी आपस में ब्रेक नहीं हो रहे हैं, यहां पर ये कंबाइन हो रहे हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और डेल्टा H का वैल्यू यहां पर नेगेटिव। अब इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये फोर्स जो है यहां पर जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन, इसलिए यहां पर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 का वैल्यू लेस देन डेल्टा H3 के वैल्यू के बराबर से होती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो डेल्टा H होगा that process is always an exothermic process। ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक बन जाती है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक बनी तो उसका मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बेटा हीट इवॉल्व होगी। अब दूसरी बात, अब क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मान लो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इतनी दूर रहते थे, अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ तो दे विल कम क्लोजर। अगर क्लोजर आए तो बेटा साइज डिक्रीज हुआ, और अगर साइज डिक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली लेंथ डिक्रीज, ब्रेड डिक्रीज, और उसकी वजह से जो वॉल्यूम होगा वो भी डिक्रीज होगा। यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कम होगा और जो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट था उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ डेल्टा वी अपॉन मिक्सिंग जो होगा वो भी बेटा नेगेटिव आएगा। इस तरीके से अगर एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जहां पर डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है और हमारा सोल्यूट सॉलिड है, तो इस केस में अगर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो हमें बेटा टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। वही यहां पर लिखा, इफ सोल्यूट इज ए सॉलिड, solubility is expected to decrease with the rise in temperature। यानी कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो उस केस में सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। यानी कि अगर हमें सॉलिबिलिटी को बढ़ाना है
तो उस समय टेम्परेचर को बेटा कम करना होगा। आगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर है। एक्स एक्सिस पर यहां पर हम लोग मोल फ्रैक्शन लेंगे, यहां पर काई ए और काई बी का वैल्यू बेटा 1 बन जाएगा, यहां पर भी काई ए और काई बी का वैल्यू हमारा 1 बन जाएगा। एक्स एक्सिस पर हमने मोल फ्रैक्शन लिया और वाई एक्सिस पर हमने बेटा यहां पर वेपर प्रेशर लिया। यहां पर जो डॉटेड स्ट्रेट लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी एक आइडियल सॉल्यूशन को। लेकिन क्योंकि इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज दैट ऑफ द सोल्यूट डिक्रीजेस, इसलिए बेटा जो ये सॉल्वेंट की कर्व है ये आइडियल कर्व से, जो आइडियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट था उससे कम आएगा। अकॉर्डिंगली जो यहां पर ये वाली कर्व है पीबी यानी कि सोल्यूट की, वो भी बेटा कम आ रही है एज कंपेयर टू इट इज नॉर्मल कर्व। और अकॉर्डिंगली अगर बेटा सोल्यूट का कम हुआ, सॉल्वेंट का कम हुआ, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी बेटा अकॉर्डिंगली कम हो गया यहां पर। यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कम, सोल्यूट का वेपर प्रेशर भी कम, और इसलिए बेटा सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कम। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। कौन से एग्जांपल लेंगे? क्लोरोफॉर्म की और एस्टोन की। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 और जो एस्टोन है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3। जनरली जो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं इसमें भी बेटा वांडरवाल्स फोर्सेस होते हैं और इसमें भी वांडरवाल्स फोर्सेस होते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके आपस में एक नया फोर्स डेवलप करते हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जो एस्टोन था जब हमने उसको क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स किया और नया सॉल्यूशन बना दैट इज एसीटोन डैश क्लोरोफॉर्म, तो इस केस में जो फोर्स था वो वीकर था, इस केस में जो फोर्स था वो वीकर था, तो यहां पर जो नया फोर्स बना वो एक स्ट्रॉन्गर फोर्स बना। जब बेटा फोर्स स्ट्रॉन्गर बना तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एसीटोन था उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, जो क्लोरोफॉर्म था उसकी भी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हुई क्योंकि जो नया फोर्स था वो एक स्ट्रॉन्गर फोर्स था। उसकी वजह से जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है वो बेटा डिक्रीज हो गया। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा? तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस तो इसका मतलब हुआ फॉर सच सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक इंक्रीज शो करेगा। इसकी कौन कौन सी और एग्जांपल्स हैं? इसकी और एग्जांपल्स हैं वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्टोन और क्लोरोफॉर्म जो हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वाटर और नाइट्रिक एसिड इसके एग्जांपल है, और एस्टोन और एनिलीन बेटा इसकी एग्जांपल है।